is the topic of today's discussion is closure problem of turbulence या in turbulence governing equation. more precisely अगर आपने लिखना है कि turbulence की जो governing equation है उसको हमने close out करना है because during the turbulence phenomena number of equations and number of unknowns are not matching together. सो ये मैथमेटिक्स में एक काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड नंबर ऑफ अननोन्स आर नॉट इक्वल देन द सोल्यूशन आइदर डज नॉट एग्जिस्ट और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो समटाइम यूनिक भी नहीं होता. सो इस सिलसिले में आज डिस्कशन होगी. मैं पहले आपको बता दूं कि दिस इज़ द नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस. ये जो मैंने बोल्ड किया है ब्लैक में, दिस इज़ नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस. ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्कस किया था. दिस इज द क्लोजर फॉर्म ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस जो कि शॉर्टली मैं अगर बताऊं तो यहीं से डिराइव होती है. अगर आप इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ भी डेरिवेटिव को ओपन करें और कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज़ करें तो आपके पास ये नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म आ जाएगी. दिस इज द कंजर्वेटिव फॉर्म जो कि सेकंड में लिखी हुई है. इसको यूज़ करते हुए हमने रेनॉल्ड्स एवरेजिंग थ्योरम यूज़ किया था जिसे हमने RAT का नाम दिया था, या एवरेज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस हमने डिराइव की थी बिफोर द मिड, वो ये थी. अगर आपने कंजर्वेटिव फॉर्म लिखनी है तो वो ये लिखी हुई है आपके सामने जो कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की है एवरेज फॉर्म में यूजिंग रेनॉल्ड्स एवरेजिंग थ्योरम, और ये नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म है. तो कोई भी एक फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको पर्टिकुलरली जो आज डिस्कशन के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ वो सेकंड, ये जो बोल्ड की हुई है मैंने, ये वाली फॉर्म है विच इज़ नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म. नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म में आसानी ये है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ हो जाती है और कंटिन्यूटी इक्वेशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और उसको एवरेज फॉर्म में फाइंड आउट कर चुके हैं. उसको यहाँ यूज़ करते हुए नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म हम आसानी से यूज़ कर सकेंगे और टर्म्स थोड़ी शॉर्ट हो जाएंगी. सो ये यहाँ तक हमने बिफोर द मिड किया था कंप्लीट अपना सिलेबस. सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड इफ यू वांट टू यूज दिस इक्वेशन विच इज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, इसे मैं 1 का नाम दे रहा हूँ फिलहाल. ये नंबर 1 इक्वेशन है और इसमें दो चीज़ें जो हैं वो अननोन है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली टर्म जो है वो ज़्यादा प्रिसाइजली मैटर करती है विच इज़ दिस वन, यानी जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं. मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ यूजिंग माई कीबोर्ड. यस, सो ये मैं इसे कह रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखें, अगर आप मैच करें, यहीं से मैं आपको कहूँगा इट वुड बी अ गुड आइडिया टू कंपेयर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस फॉर लेमिनर फ्लो एंड फॉर टर्बुलेंट फ्लो. ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए है, ये इस वक्त जो नंबर 1 इक्वेशन है ये टर्बुलेंट फ्लो के लिए है और शुरू ये नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म में. और ये जो सबसे पहले इक्वेशन लिखी हुई है ये लैमिनर फ्लो के लिए. अब इसमें अगर आप इसको नेग्लेक्ट भी कर दें कोई इशू नहीं है, μ/3 नहीं है. कुछ बुक्स में म्यू के साथ ये किया हुआ है बिकॉज 1/3 कांस्टेंट है, वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ में आ जाता है. तो अगर आप इसे जस्ट म्यू भी कंसिडर कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है इसमें. और नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए हमने अभी डिराइव किए हैं, इसमें फ़र्क क्या आ रहा है आप देखें. लेफ्ट हैंड साइड ऑलमोस्ट सिमिलर है. ये देखें, ये लेफ्ट साइड है लेमिनर फ्लो के लिए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की, और ये लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है. राइट हैंड साइड पे जाएं, ये टर्म ऑलमोस्ट सिमिलर है. इस टर्म पे जाके गौर करें तो ये टर्म भी ऑलमोस्ट आपके पास सिमिलर आ रही है एक्सेप्ट दैट टर्म, दिस वन. ये टर्म तो हमारे पास इस पे आप अगर पार्शियल म्यू के ओवर पार्शियल एक्स के इम्पोज करें विच इज़ रिपीटेड इंडेक्स, तो ये आपके पास ग्रेडियंट के तौर पे फाइंड आउट होगा. तो 1 मिनट. ओके, सो नाउ दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिस्कशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो. अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और इंटरप्रिटेशन क्या है और मैथमेटिकल
इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है, इसको लिटरेचर में किस नाम से जाना जाता है। सो दैट टर्म इज एक्चुअली नथिंग बट अ टेंसर, बिकॉज यू आई यू जे है, और ये आपको पता है कि प्राइम का मतलब होता है फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी कंपोनेंट। ये जो प्राइम हम नॉमिनेट करते हैं, दीज आर फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी कंपोनेंट्स। सो एवरेज फॉर्म में इसको लिखेंगे कैसे, दिस विल बी अ सेकंड ऑर्डर टेंसर विच इज 3x3 मैट्रिक्स, और इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके और आपको पता होना चाहिए कि ये जब हमने न्यूटोनियन और फ्लूइड के लिए नेवियर-स्टोक्स की क्वेश्चन जब डिराइव की थी, देन दिस वाज सेकंड ऑर्डर टेंसर एंड दीज वर डायगोनल में जो टर्म्स आती हैं, दीज आर कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स, एंड अदर देन द डायगोनल आर कॉल्ड shear स्ट्रेस कंपोनेंट। सो ये शेयरिंग बिहेवियर के लिए तौर पे यूज होते हैं अदर देन डायगोनल एंट्रीज, और वैसे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे होगी। 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, u1 u2 u3, u1 प्राइम u2 प्राइम u3 प्राइम, और इसी तरह इनके प्रोडक्ट को देख लें अगर आप, तो u1 u2 का प्रोडक्ट हमें नहीं पता, u1 u3 का प्रोडक्ट हमें नहीं पता, सिमिलरली u2 u3 का प्रोडक्ट भी हमें नहीं पता। तो सिमेट्रिक है, तो इसके अंदर 6 अननोन पैरामीटर्स हैं जिसको हमने एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है। लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको लेक्चर भी पीडीएफ में मिल जाएगा, दैट दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेस टेंसर विच इज कॉल्ड टर्बुलेंट स्ट्रेस टेंसर। दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट stress tensor. Okay, so this is turbulent stress tensor. अब turbulent stress tensor क्यों कहते हैं, because this was originated by turbulence in the fluid, या फ्लक्चुएशन से, जो हमारे पास आपको पता होगा हायर रेनॉल्ड्स नंबर्स के लिए जो फ्लक्चुएशन आ रही थी फ्लो के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट ये हमारे पास स्ट्रेस टेंसर ओरिजिनेट हुआ है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ यू विल ट्रीट दिस टेंसर कंपोनेंट्स मैथमेटिकली। फिजिकली तो हमें पता है कि ये फ्लक्चुएशंस की स्ट्रेस के तौर पे रिप्रेजेंट होता है, और उसमें भी नॉर्मल कंपोनेंट अलग हैं और शेयर कंपोनेंट्स अलग हैं। लेकिन इससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दैट हाउ कैन यू ट्रीट विद दीज 6 कंपोनेंट्स मैथमेटिकली। क्या कोई ऐसा रूल है कि ये 6 कंपोनेंट्स शॉर्ट हो जाएं या लेस हो जाएं या 5 हो जाएं 3 हो जाएं? तो इसके लिए आगे अटेम्प्ट की गई है कुछ मैथमेटिशियंस के तरफ से, इसीलिए मैंने आज के टॉपिक को नाम दिया है क्लोजर प्रॉब्लम इन टर्बुलेंस इन द गवर्निंग इक्वेशन। सो क्लोजर प्रॉब्लम मीन्स आपने नंबर ऑफ इक्वेशंस को क्लोज करना है ताकि वो मैच कर जाएं विद द नंबर ऑफ अननोन्स। ओके, सो हाउ टू डू दैट, हम ये कैसे करेंगे और क्या कोई लॉ है, कुछ अगर है तो उसका नाम क्या है। सो इससे भी पहले कुछ फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियंस ने मॉडलिंग के तौर पे टर्बुलेंट फ्लो को रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो यहाँ से बात चलती है मॉडलिंग ऑफ टर्बुलेंट फ्लोज। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर आप देखें मॉडलिंग की तरफ जाते हैं तो आप कुछ पैरामीटर्स को लेस करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़े शॉर्ट हो जाएं पैरामीटर्स, and then you can talk about the number of equations and number of unknowns। इसको कैसे आप करेंगे और क्या मेथडोलॉजी होगी, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो इससे भी पहले ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हम क्यों, व्हाट इज द रीजन। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि क्वेश्चन है दैट व्हाई इन टर्बुलेंस we came across more unknowns। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, कि टर्बुलेंस में ऐसा होता क्यों है कि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ जाते हैं या नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इक्वेशन से मैच नहीं कर पाते। इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है उससे रिलेटेड इसका आंसर है। तो ये आंसर भी मैं ही आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, क्योंकि ये मोटिवेशन है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट आपको ये नहीं पता लगेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि टर्बुलेंस में नंबर ऑफ अननोन्स बढ़ गए हैं, 6 नए पैरामीटर्स आ गए हैं।
अब ये बढ़ते क्यों है, इसकी रीज़न मैं आपको एक एग्जांपल से शो कर रहा हूँ। आप एग्जांपल के तौर पे लें कि एक इक्वेशन है आपके पास, मैं यहाँ टाइप करता हूँ एनी अननोन इक्वेशन विच इज़ डी यू, यू वेलोसिटी है बाय डी टी, और ये इक्वल टू यू स्क्वायर। आपको नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि गवर्न कर रही है फ्लो को, किसी फ्लूइड को कह लें कहीं मूव कर रहा है, और उसकी गवर्निंग इक्वेशन ये है। सो अगर अब आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं कुछ, आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और इसका यूनिक सोल्यूशन इजीली फाइंड आउट हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि टर्बुलेंट फ्लो था और इसको एवरेज आउट करें, ओके, सो यू हैव टू एवरेज इट आउट। ओके, आपने इसको एवरेज आउट करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, आपने ये सीखा हुआ है बिफोर द मिड दैट आपने जिस चीज़ को एवरेज आउट करना है, तो या चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट वुड बी बेटर कि u को आप कर देते हैं u बार, राइट। आई थिंक इसकी कमांड है, यस, और इसको भी आप कर देते हैं जी u बार या u स्क्वायर बार, एक ही बात है, दोनों तरफ एवरेज आ गया। ओके, तो u बार स्क्वायर। नाउ आपने इसे सॉल्व करना है, सो लेट्स सॉल्व यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप ऐसा करें कि दोनों तरफ इसको, पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से दोनों तरफ आप u से मल्टीप्लाई करें, ओके, सो दैट विल बी u and du by dt, and the right hand side will be u cube, okay, and then यहाँ से हमें पता लगा that 1/2, बेसिकली मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करना चाह रहा हूँ, दैट इज वाई मैंने u से मल्टीप्लाई किया है, ताकि ये देखें टोटल डेरिवेटिव बन जाएगा 1/2 d over dt ऑफ u स्क्वायर, ओके, यस, d over dt ऑफ u स्क्वायर, d u स्क्वायर ऑफ dt इज इक्वल टू u क्यूब। तो ये एक इक्वेशन थी, हमने इसे सॉल्व करना था। एवरेज करने के बाद हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरेज फॉर्म में कैसे आप इस चीज को डील करेंगे, यही टेक्निक हम अप्लाई करेंगे एवरेज फॉर्म में। तो इसी से, ये इस इक्वेशन से दोबारा मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इंप्लाइज दैट, ओके, सो नाउ अप्लाई द सेम रूल। तो हम लिख सकते हैं similar to that, what, 1/2 du bar square is equal to u bar cube, okay, and this is now governing equation of u bar square, okay। ये आपके पास किसकी गवर्निंग इक्वेशन है? u स्क्वायर की। और से देखिएगा, आपके पास u की गवर्निंग इक्वेशन थी, u की गवर्निंग इक्वेशन क्या थी? du by dt इज u स्क्वायर। आपके पास u स्क्वायर होगा, आप du by dt को सॉल्व कर लेंगे। du by dt को सॉल्व करने के लिए u स्क्वायर अननोन है, यह अननोन है, मैं इसको दोबारा यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट दिस इज अननोन। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे u स्क्वायर? बिकॉज आपके पास u स्क्वायर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। u स्क्वायर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने u से मल्टीप्लाई किया, अब ये u स्क्वायर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नाउ द प्रॉब्लम इज u स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर पुट करें, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एवरेज फॉर्म में देखें क्या हो रहा है, u बार स्क्वायर की गवर्निंग इक्वेशन अब आई है आपके पास, वो ये है। यहां से आपको u बार स्क्वायर फाइंड आउट होगा, लेकिन u बार स्क्वायर की गवर्निंग इक्वेशन में अगेन u बार क्यूब आपके पास अननोन है।
सो अगेन जब आप इसको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ तो आप लिख सकते हैं u मल्टीप्लाई बाय u बार क्यूब में दैट एक्स्ट्रा टर्म आ गई। यहाँ पे लिख दें आप कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ एक्स्ट्रा u बार क्यूब, या इसी से कर लेते हैं एक्स्ट्रा u बार क्यूब इज देयर in average form and that is known as क्लोजर प्रॉब्लम। तो ये बेसिकली टर्बुलेंस में क्लोजर प्रॉब्लम है कि आपने du बाई dt को सॉल्व करना था और यहाँ से u स्क्वायर की गवर्निंग की क्वेश्चन निकालनी थी। आप देख रहे हैं कि अगेन एंड अगेन u बार को अगर आपने सॉल्व करना है, यहाँ से आपने एवरेज आउट किया है ये चीज़, जब आपने इसे सॉल्व करना है आपको u बार स्क्वायर चाहिए। u बार स्क्वायर u बार अननोन है, इस वक्त आपको नहीं पता। u बार स्क्वायर की गवर्निंग की क्वेश्चन निकालने के लिए आपने इस इक्वेशन को दोबारा u से मल्टीप्लाई किया और u बार स्क्वायर की गवर्निंग की क्वेश्चन निकाली, बट नाउ u बार क्यूब इज आल्सो अननोन। सो आपको लग रहा है कि अगेन एंड अगेन आपके पास अननोन चीजें आ रही हैं। दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉब्लम इन टर्बुलेंस, कि आप अननोन्स को लेस या क्लोज नहीं कर पा रहे टू द नंबर ऑफ इक्वेशंस। नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके पास एक ही है, पहले u बार अननोन था, अब u बार स्क्वायर अननोन है, उसके लिए u बार क्यूब चाहिए, तो ये क्लोज आउट नहीं हो रहे। कोई ऐसा वे है जिससे हम ये कर सकें? सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट आइडिया। सो वो आइडिया क्या है? द ओनली वे इन विच वी कैन पैच अप दिस गैप। गैप कौन सा है जी? गैप ये है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स मैच नहीं करें, इनके दरमियान गैप है। तो इसको पैच अप करने के लिए ये जो टर्म है, कौन सी टर्म जो मैंने पहले आपको बताई थी, दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टर्म है इसको अगर आप डील कर सकें, क्योंकि इसी के अंदर 6 अननोन आ रहे हैं, आपने देखा अभी मैट्रिक्स है ये, तो अगर आप इस चीज को किसी तरह टैकल कर लें तो ये गैप कवर हो सकता है। सो आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, वी हैव नो आइडिया कि इसको कैसे फाइंड आउट करें। मैथमेटिकली इसके अंदर 6 अननोन्स हैं, मैं लिख देता हूं जी 6 अननोन्स। 6 अननोन्स को फाइंड आउट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। 6 अननोन्स की कोई मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए मैथमेटिशियंस ने हेल्प ली फ्रॉम द फिजिसिस्ट और उसकी भी मॉडलिंग में। सो यहां से स्टार्ट होती है मॉडलिंग ऑफ टर्बुलेंस। देखिए जो फिजिक्स के लोग होते हैं वो टर्बुलेंट फ्लोज की मॉडलिंग से इन पैरामीटर्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि आज हम करेंगे, कि इसमें से कुछ कॉन्स्टेंट्स या कुछ वेरिएबल्स लेस हो जाएं या नोन हो जाएं, ताकि हम इस गैप को कवर अप कर सकें। और आपको याद होगा हमने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जब फाइंड आउट की थी फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड, तो हमने 2 चीजें यूज की थी, कौन कौन सी? आइसोट्रोपिक एंड एक और चीज हमने यूज की थी होमोजीनियस फ्लूइड्स। ये हम 2 चीजें हमने यूज की थी, याद करें आप, ये रिकॉल करें प्रीवियस नॉलेज से। यहां पे हमने इसी तरह की कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, और कैसे डेवलप करेंगे? हम मॉडल करना चाह रहे हैं बेसिकली टर्बुलेंस को। देखें टर्बुलेंस कहां से आ रही है, आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टर्बुलेंस आ रही है फ्लक्चुएशन से, जो कि एडीज में है। आपको पता है प्रीवियस नॉलेज से कि एडीज में फ्लक्चुएशन है वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में, यूआई और यूजे में, और वहीं से टर्बुलेंस अकर कर रही है। अगर आप इसे किसी तरह मैथमेटिकली लिख सकें, दैट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया। सो ये वाली जो टर्म है इसको लिटरेचर में लिखा गया है दैट दिस इज नथिंग बट अ टर्बुलेंस स्ट्रेस। ओके, टर्बुलेंस स्ट्रेस, इसे कॉशी टर्बुलेंस स्ट्रेस भी कहते हैं, इसे रेनॉल्ड्स टर्बुलेंस स्ट्रेस भी कहते हैं।
ओके, रेनॉल्ड्स टर्बुलेंस स्ट्रेस, क्योंकि रेनॉल्ड ने सारा काम किया था, दैट इज वाई से रेनॉल्ड टर्बुलेंस स्ट्रेस कंपोनेंट या स्ट्रेस मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको लिटरेचर में एक सिंबल से यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस को हम यूज करते हैं एक सिंबल ग्रीक लेटर विच इज आई थिंक टाउ, यस टाउ, और इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आर, आर स्टैंड्स फॉर रेनॉल्ड, so this is Reynolds stress for turbulence phenomena। इसको अगर आप लिख सकें या डिस्ट्रीब्यूट कर सकें दो चीजों में, हमने कहा था इसे हम लिख सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, विच वाज सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। याद करें आप, ये प्रीवियस सेमेस्टर की बात है, मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूँ। हमने स्ट्रेस को डिवाइड किया था एक होमोजीन सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, यहाँ पे हम दो इसके अलावा चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वन विल बी कॉल्ड टाउ isotropic, and the other one will be called not isotropic, या इसे anisotropic कहते हैं, anisotropic, ओके, anisotropic। तो ये दो कंपोनेंट्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अब आइसोट्रोपिक क्वांटिटी कहाँ से आती है या ये कैसे कैलकुलेट होती है, आपको अगर फर्दर इसकी रीडिंग याद हो, सो ये जो टर्म है ये वाली हमने प्रीवियस सेमेस्टर में कैलकुलेट की थी, दैट वाज टाउ आइसोट्रोपिक वाज एवरेज या मीन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स। इसे हमने स्टोक्सियन लॉ का नाम भी दिया था प्रीवियस सेमेस्टर में, और टाउ आइसोट्रोपिक का जो इक्विवेलेंट फॉर्म है, दिस इज एक्चुअली मीन ऑफ what mean of normal components, normal shear components, normal stress component, shear stress कह लें या stress कह लें, बात एक ही है, normal stress components। यानी इसको हम बेसिकली लिखते हैं what, this is actually a mean of this one u1, पहले क्योंकि सारी चीज़ें एवरेज में कैलकुलेट हो रही हैं तो आप एवरेज लिखें, u1 एवरेज, और इस पे बार भी है जी, u1 बार, और स्केयर भी है, स्केयर, ओके, u1 प्राइम स्केयर प्लस u2 प्राइम स्केयर u2 प्राइम स्केयर प्लस u3 प्राइम स्केयर, ओके। सो आइसोट्रोपिक कंपोनेंट या आइसोट्रोपिक स्ट्रेस, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि टर्बुलेंस में जो हम मॉडलिंग करने जा रहे हैं, जिस तरह का फिनोमिना, वो इस तरह का फिनोमिना मॉडलिंग करने जा रहे हैं कि आपका जो स्ट्रेस टर्बुलेंस स्ट्रेस कंपोनेंट है माइनस रो यू आई प्राइम यू जे प्राइम एवरेज, जिसको हमने टाउ आर का नाम दिया विच इज रेनॉल्ड्स स्ट्रेस, ये सम है दो चीजों का, एक है आइसोट्रोपिक और एक है एनिसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक स्ट्रेस कंपोनेंट मैथमेटिकली होता है मीन और एवरेज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स, जो कि डायगोनल में होते हैं सेकंड ऑर्डर टेंसर के, और आपको पता है ऊपर जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसमें ये नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, तो इसका मैंने एवरेज ले लिया। ओके, नाउ एक चीज और यहां से कैलकुलेट हो सकती है, सेकंड कंपोनेंट वैसे ही लिखा रहने दें। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको लिख देता हूँ, यूजुअली इसे के से तो नहीं, कैपा से बुक्स में मेंशन किया हुआ है, आई थिंक ये यस कैपा। सो कैपा स्टैंड्स फॉर व्हाट, दिस इज एक्चुअली ये आइडेंटिटी है, मैं इसलिए इसे यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ। कैपा इज 1/2 ऑफ व्हाट,
1/2 ऑफ दिस होल थिंग न्यूमरेटर। ओके, आपने शायद पढ़ा होगा 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो यहाँ फ्लूइड डायनेमिक्स में ये एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, बट दिस इज समथिंग एल्स। ये देखिए प्राइम के अंदर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो वेलोसिटीज है वो कौन सी हैं? फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी। फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी होती है? जो टर्बुलेंट फिनोमिना में एडीज जो कि हाई स्पीड या हाई रेनॉल्ड नंबर पे फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, उनकी वेलोसिटी होती है। तो अगर उनकी वेलोसिटी का हाफ mv², m तो यहाँ नहीं है बिकॉज हम पर यूनिट मैस की बात कर रहे हैं। सो पर यूनिट मैस कह लें या वैसे ही इसे वेलोसिटी का स्केयर्स हम कह लें। सो दिस इज फिजिकली, ये क्या चीज है? फिजिकली दिस इज टर्बुलेंट या टर्बुलेंस, चलें टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी। ओके, हाफ mv² से ही इसका जो मेन आइडिया है, जो थीम है, वो लिया गया। तो दिस इज टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी। टर्बुलेंट का लफ्ज क्यों है? बिकॉज फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटीज का स्केयर है। तो अगर आप अब दोबारा इस चीज को फाइंड आउट करें कि टाउ आइसोट्रोपिक क्या होगा, सो दैट विल नाउ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट tau isotropic equivalently can be written as what? This can be written as, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा so that will be 2/3, I think, yes, 2/3। ओके, एक चीज और देखें कि इसके साथ टाउ आइसोट्रोपिक में माइनस रो मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, माइनस रो इसके साथ है ये। वन सेकेंड, ओके, यहाँ माइनस रो साथ है उसके। ओके, सो फॉर्मूला बनेगा -2/3। ओके, बिकॉज u1 प्राइम स्क्वायर, u2 प्राइम स्क्वायर प्लस u3 प्राइम स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 2 कैपा। सो दैट विल बी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलें आपको समझ आ गई होगी। दैट विल बी इक्वल टू -2/3 रो। ओके, 2/3 रो के या कैपा। ओके, ये बनेगा फॉर्मूला टाउ आइसोट्रोपिक का। अब टाउ एनाइसोट्रोपिक रह गया है, इसका अभी तक मैंने कोई आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं बताए कि टाउ एनाइसोट्रोपिक क्या होगा। देखें, टाउ एनाइसोट्रोपिक फिजिकली आपको थोड़ा सा इस पे वर्क करना पड़ेगा कि फिजिकली टाउ है तो शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट टर्बुलेंस के अंदर, बट एनिसोट्रोपिक क्या होगा? आइसोट्रोपिक में है आपको, अगर आपको याद हो, डायरेक्शनली डिपेंडेंट। ओके, टाउ आइसोट्रोपिक मींस डायरेक्शन डिपेंडेंट, टाउ एनिसोट्रोपिक जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, राइट? सो टाउ एनिसोट्रोपिक मैथमेटिकली गवर्न होता है इस चीज से। मैं यहाँ लिखता हूँ, इज इक्वल टू म्यू एंड पार्शियल ui बाय पार्शियल x से, पार्शियल u मीन्स u बार। ओके, सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये चले पार्शियल u बार और यहाँ पे i कंपोनेंट है, पार्शियल ui बार ओवर पार्शियल xj। ओके, पार्शियल x एंड j। अब देखें, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है कि इसकी डेफिनेशन में ये जो मैंने अभी लिखी है टर्म एनिसोट्रोपिक वाली, इसकी डेफिनेशन में या इसकी डिस्क्रिप्शन में प्राइम नहीं है।
प्राइम आइसोट्रॉपिक की डेफिनेशन में है। ओके, सो आइसोट्रॉपिक मीन्स मैंने बताया था डायरेक्शनली इंडिपेंडेंट, यानी डायरेक्शन डिपेंड ही नहीं करता ये। अब देखिए कौन सी चीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जो चीज फ्लक्चुएट हो रही है एडीज के अंदर, जो वेलोसिटी टर्बुलेंस में, अगर आप टर्बुलेंट बिहेवियर को, जो मैंने आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन बताई थी, जो चीज फ्लक्चुएट हो रही है उसकी कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होगी। दैट इज वाई आइसोट्रॉपिक में प्राइम की डेफिनेशन से चीजें मेंशन की गई हैं। और एनिसोट्रॉपिक में आप देख लें, हालांकि प्राइम से नॉमिनेट हो सकती थी, लेकिन आपको जस्ट ये बताने के लिए, समझाने के लिए, डेफिनेशन के अंदर ही, हालांकि सारा टर्बुलेंट फ्लो है, बट डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन में ही एनिसोट्रॉपिक में आपको पार्शियल यू आई बार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आपके पास ये म्यू टाइम्स ग्रेडियंट है, म्यू टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये बेसिकली न्यूटोनियन लॉ ही है, लेकिन फॉर एनी डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी के लिए। सो अगेन आइसोट्रॉपिक मींस डायरेक्शनली इंडिपेंडेंट और एनिसोट्रॉपिक मींस इसका अपोजिट है। सो पार्शियल यू आई बार नहीं है यहाँ पे, पार्शियल यू आई सॉरी बार है, पार्शियल यू आई प्राइम का बार नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपको पता है कि जो चीज़ डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है वो फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी तो नहीं हो सकती, तो उसका कोई कंपोनेंट होगा। बिकॉज टर्बुलेंस में एक कंपोनेंट आपको याद होगा, मैंने लिखा था टोटल वेलोसिटी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टोटल वेलोसिटी इज यू प्राइम प्लस यू बार, अगर आपको याद हो। तो ये सेकंड जो स्ट्रेस का कंपोनेंट है जिसे एनिसोट्रॉपिक का नाम दिया, ये उसी चीज को शो कर रहा है। तो ये दो चीजें हैं। अब हम क्या करेंगे, टाउ आइसोट्रॉपिक और टाउ अनिसोट्रॉपिक को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि गवर्निंग इक्वेशन की फॉर्म फाइनली क्या बनी है। तो यहां पे मैं ब्रेक लूंगा। So let's talk about again our attempt to minimize the number of unknowns. So मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, बाय सम सॉर्ट ऑफ मॉडलिंग वी आर ट्राइंग कि ये वाली जो टर्म है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि टर्बुलेंट स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, इसको किसी तरह यूज़ करते हुए अप्रॉक्सीमेट कर सकें इसको किसी वे में, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस मैच कर जाएं। तो उसके लिए हमने देखा कि ये स्ट्रेस टर्बुलेंट स्ट्रेस टेंसर है। और ये टर्बुलेंट स्ट्रेस क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि सो अगेन आई रिपीट कि आपके पास एक अटेम्प्ट है जिससे आप अपने वेरिएबल्स को मिनिमाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि मॉडलिंग की है, जिसमें आप एक अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं माइनस यू आई प्राइम यू जे प्राइम को, ताकि नंबर ऑफ अननोन्स कम हो जाएं। ये मैं आपको बताता चलूं दैट हमारे पास ये जो टर्म है, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, कि हमारे जब हमने बात की थी बिफोर द मिड इस टर्म के बारे में नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में, दैट टर्म ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जो टर्म है ये अननोन है, ये बिकॉज ये टर्म हमारे पास एवरेज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में एग्जिस्ट करती है। इसको हमने कहा है कि ये स्ट्रेस टेंसर है। रीजन क्या है इसको स्ट्रेस टेंसर कहने की, ये एक रीजन आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। रीजन ये है कि जो डायमेंशंस हैं इस टर्म की, ये वाली जो टर्म है, और जो डायमेंशंस हैं जो कि एग्जिस्ट करती है हमारी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में, और जो डायमेंशंस हैं इस टर्म की, अगर आप कैलकुलेट करें, मिसाल के तौर पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर यूनिट वॉल्यूम मीटर केजी बाय मीटर क्यूब। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है, चाहे फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी ही रहेगी। सो मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो एक मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड।
और यहाँ पे अगेन एक मीटर है, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये जो यूनिट बनते हैं मीटर स्क्वायर, तो देखिए यहाँ डेरिवेटिव से इन्वॉल्व हो गया, ये जो दो टर्म्स है डेरिवेटिव की, और बाकी जो रह गया किलोग्राम पर सेकेंड, दैट आर द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स के यूनिट्स को मैच करें, आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, इनके जो डायमेंशंस हैं, यूनिट्स हैं, ये दोनों सेम है। अगर ये सेम है तो सिंस ये वाली टर्म हमने नेवी-स्टोक्स इक्वेशन जब डिराइव की थी, तो ये टर्म हमें बेसिकली बताती है स्ट्रेस के बारे में। ओके, तो सिमिलरली दैट टर्म विल आल्सो टेल अस अबाउट द स्ट्रेस कंपोनेंट, लेकिन कौन सा स्ट्रेस होगा, दैट विल बी नोन एज टर्बुलेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स। और माइनस चूंकि हम अंदर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर गए हैं, तो बेसिकली दैट टर्म इंडिकेट्स क्या चीज़, रेनॉल्ड्स स्ट्रेस और टर्बुलेंट स्ट्रेस। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको दे दूंगा लेक्चर, इसमें भी ये बात एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। एनीवेज, जब आप इसे पुट करेंगे टाउ आइसोट्रॉपिक टाउ आर को, टाउ आर क्या है आपका, अब आपका टाउ आर है ये वाली टर्म, और अगर आप मैं बैक जाऊं तो हमारी नेवी-स्टोक्स इक्वेशन एवरेज फॉर्म में नॉन कंजर्वेटिव ये थी, ये लिखी हुई है आपके सामने। तो इस टर्म की रिप्लेस कर रहा हूं मैं इस टर्म को किस चीज से, जो भी हमने कैलकुलेट की है, टाउ आइसोट्रॉपिक प्लस टाउ एनिसोट्रॉपिक। अगर आप ये प्लग बैक करें तो आपके पास नेवी-स्टोक्स इक्वेशन की न्यू फॉर्म आएगी फॉर एवरेज टर्बुलेंट बिहेवियर। मैं वो लिखने जा रहा हूँ। ओके, सो नेवी-स्टोक्स इक्वेशन की न्यू फॉर्म बनेगी, इस टर्म को अगर हम पुट कर दें, सो दैट विल बी लाइक दैट, कि इसको आप डिलीट कर दें, या चलें डेरिवेटिव रहने दें, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जगह हम पुट करेंगे टाउ, बेसिकली यहाँ टाउ आर है, लेकिन टाउ आर की जगह आ जाएगा टाउ, चले मैं दोबारा लिख देता हूँ, टाउ आइसोट्रॉपिक प्लस टाउ एनिसोट्रॉपिक। ओके, और अगली लाइन में मैं दोबारा इसे लिखता हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं दैट टाउ आइसोट्रॉपिक की अब क्वांटिटी आ गई है हमारे पास, वो चीज़, और एनिसोट्रॉपिक की भी आ गई है, तो मैं इसे दो दफ़ा डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे करके लिखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो टर्म आएगी वो आएगी -2/3 2/3 और रो, ओके, या रो के या कैपा, सॉरी आपने यहाँ कैपा से रिप्रेजेंट किया एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, कैपा। एक चीज यहाँ पे और आएगी, ये इतना काफी नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि टाउ आइसोट्रॉपिक में नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, राइट, आपको ये पता है कि ये U1 स्केयर हो गया, U2 प्राइम U2 प्राइम स्केयर हो गया, U3 प्राइम स्केयर हो गया। ये नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, व्हेन I इज इक्वल टू J। इस मैट्रिक्स के अंदर आपको याद होगा व्हेन I इज इक्वल टू J, I डज नॉट इक्वल टू J, वो नॉर्मल सॉरी शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं, ये डायगोनल में नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं। सो I इज इक्वल टू J पे ये टर्म एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो मुझे यहाँ पे एक चीज लिखनी पड़ेगी जिसे हम डिराक डेल्टा, क्रॉनिकल डेल्टा के नाम से पहले भी लिख चुके हैं, डेल्टा IJ। व्हेन I इज इक्वल टू J दिस विल बी नॉन जीरो, डेल्टा IJ विल बी 1 when I is equal to J, when I does not equal to J, delta IJ will be 0। ये डेफिनेशन है डेल्टा IJ की, तो इसलिए इसे क्रॉनिकल डेल्टा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और सेकंड टाइम जो डेरिवेटिव आएगा एनिसोट्रॉपिक टर्म के लिए, मैं उसे भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जे ऑफ म्यू, ओके, ये था म्यू पार्शियल यू आई बार ओवर पार्शियल एक्स जे। ओके, तो मैं इसे यहाँ लिखता हूँ। ओके, तो ये जो म्यू है जिसे विस्कोसिटी के तौर पे हम मेंशन कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल फ्लूइड की विस्कोसिटी नहीं है, ये आपको फिजिकली टर्म्स को लिखना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। दिस इज टर्बुलेंट विस्कोसिटी। ओके, टर्बुलेंट फ्लो फिनोमिना जो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी है फ्लूइड की, तो आप इसे ना म्यू कोई सिंपल नहीं कहेंगे, दैट विल बी म्यू टी, टी स्टैंड्स फॉर टर्बुलेंट विस्कोसिटी। ओके, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो ये हमारी न्यू फॉर्म बन गई। और नेक्स्ट
इसे मज़ीद आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। क्या चीज़ आप लिख सकते हैं दैट, मैं इसे अगेन लिखता हूँ, और आप इसमें कुछ टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं, और दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी माइनस पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई, ओके, और यहाँ पे ये ब्रैकेट आप यूज करके पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई कॉमन ले लेंगे, ओके, और ये पी बार न्यूमिनेटर में चला जाएगा, पी बार प्लस 2/3, चलें 2/3 रो के, ओके, रो कैपा delta ij. Delta ij means when I is equal to j, this is true. So it is better कि आप यहाँ i को j के इक्वल पुट कर दें। किस टर्म में? इस टर्म में। अगर आप इसमें i को j के इक्वल पुट करेंगे तो ये j i बन जाएगा। मैं ये बेसिकली आपको बताना चाह रहा था। जब ये i j बन जाएगा, सो पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आएगा तो ये इसके साथ, ये वाली जो टर्म थी इसके साथ मैंने मेंशन कर रहा हूँ, और ये लिखा जा सकता है, प्लस ये टर्म वैसे ही आएगी पार्शल ओवर पार्शल एक्स जे म्यू, और ये टर्म भी आप कॉमन ले लें, इसको यहाँ लिख दें, और म्यू के साथ प्लस म्यू टाउ आ जाएगा, क्योंकि दोनों में पार्शल और पार्शल एक्स जे है वो कॉमन हम लिख सकते हैं। ये लास्ट मिनट है, मैं दोबारा आपको कॉल करता हूँ और दोबारा फिर हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो बात चल रही थी, दोबारा जब आप पुट करेंगे आई व्हेन आई इज इक्वल टू जे, पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई कॉमन आ जाएगा, राइट, ये वाला पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई, और यहाँ से व्हेन जे इज इक्वल टू आई दैट विल बी पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई सेम, और पी बार -2/3, -2 के कॉमन ले लिया है, प्लस 2/3 रो कैपा, और ये पार्शल ओवर पार्शल एक्स जे इसके साथ लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, सो यू कैन राइट पार्शल ओवर पार्शल एक्स जे म्यू प्लस म्यू टाउ पार्शल यू आई बार ओवर पार्शल एक्स, और ये टर्म्स नहीं आएंगी, ये एक्स्ट्रा टर्म्स है। तो सिंप्लीफाई होके ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। नाउ इफ यू सी द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस, अब अगर आप देखें नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म, मैं दोबारा इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ 2 का, और या 3 ले लेंगे, इसको नाम दे देते हैं 3 का, और ये वाली इक्वेशन जो शुरू में थी जिसपे जो किसी भी न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2 का, ओके, या ये 1 कर लें और ये वाली 2 कर लें, ओके। अब देखें इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ये वाली इक्वेशन जो लिखी हुई है ये, चले मैं आपके लिए दोबारा रिजेम्बलेंस के लिए लिख देता हूँ कि इसमें और जो ओरिजिनल अब जो हमने इक्वेशन डिराइव की है उसमें क्या फ़र्क है। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे आपको कंपेयर करने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ यू कंपेयर, मैं लिख देता हूँ, इफ़ वी कंपेयर इट विद द फॉलोइंग, तो अगर आप इसे कंपेयर करें तो दोनों में देखें डिफरेंस क्या है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ऑलमोस्ट सिमिलर है, एवरेज फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ यू आई बार एवरेज है, यहाँ यू आई है, यहाँ यू जे बार एवरेज है, यहाँ यू जे है, यहाँ यू आई बार एवरेज है, यहाँ यू आई है, यहाँ पी है, यहाँ पी बार प्लस 2/3 रो के है, और सेकेंड टर्म जो यहाँ पे है वो है पार्शल ओवर पार्शल एक्स जे म्यू पार्शल यू आई ओवर पार्शल एक्स जे, और यहाँ पे है पार्शल ओवर पार्शल एक्स जे म्यू प्लस म्यू टी। ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आ रही है। इसको आप समझ लें यहाँ नहीं है, बिकॉज मैं आपको ये बताना भूल गया कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो तो ये जीरो टर्म हो जाती है, लेकिन एनीवेज आप जब मेरा लेक्चर पढ़ेंगे उसमें ये मैंने मेंशन की हुई है बात। सो मेन डिफरेंस जो आ रहा है वो इस चीज़ का आ रहा है, मैंने अपनी कैलकुलेशन में इस चीज़ को हाईलाइट इंक्लूड नहीं किया, दैट इज़ वाई ये टर्म आपको पिछला जो मेरा नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस डिराइव्ड है वहाँ ये नज़र आएगी, जो मैंने आपको पीडीएफ में सेंड की हुई है प्रीवियस सेमेस्टर में। यहाँ पे ये आपको नज़र इसलिए नहीं आ रही, शायद इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की वजह से ग्रेडियंट इसका आपको ज़ीरो नज़र आ रहा होगा, डाइवर्जेंस। नाउ ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, और ये टर्म
और ये टर्म सिमिलर है। देखिए नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस जो कि किसी भी न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए थी, लैमिनेट फ्लो के लिए, वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए अप्रोक्सीमेटली मैच कर गई हैं। जस्ट एक टर्म्स आपस में मैच कर गई, जस्ट एक चीज का डिफरेंस है, दो चीजों का। क्या कि अगर आप गौर से देखें तो पहले हमारे पास प्रेशर था, अब हमारे पास प्रेशर प्लस 2/3 रो के है। पहले हमारे पास म्यू था और अब हमारे पास क्या है, म्यू प्लस म्यू टी। फिजिकली इस चीज को आप समझें, इस बात को, वो क्या है कि ये प्रेशर एक्चुअली पी बार, कौन सा प्रेशर, ये वाला, ये कोई एवरेज प्रेशर नहीं है, ये इक्विवेलेंट प्रेशर लिटरेचर में कहलाता है। अब मैं जरा इसकी थोड़ी सी इंजीनियरिंग कर रहा हूं कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली क्या है, इक्विवेलेंट प्रेशर। ओके, दिस इज इक्विवेलेंट प्रेशर, एवरेज इक्विवेलेंट प्रेशर भी कहते हैं इसे। लेकिन ये पी बार नहीं है, एवरेज प्रेशर नहीं है। और फिजिकली ये क्या चीज बताता है आपको, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी से फाइंड आउट होता है, फाउंड बाय एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टर्बुलेंट फ्लो में, ओके, एवरेज प्रेशर है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से ये फाइंड आउट हो रहा होता है। ओके, नाउ अब चीज रह गई है ये वाली कि म्यू प्लस म्यू टी क्या है। देखिए टी था टर्बुलेंट स्ट्रेस, म्यू नॉर्मल जो आप न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए स्ट्रेस विस्कोसिटी, सॉरी, म्यू टी था टर्बुलेंट विस्कोसिटी। म्यू क्या है, नॉर्मल जो विस्कोसिटी आप पढ़ते आए हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। इसको भी लिटरेचर में एक नए नाम से जाना जाता है। इसका जो सिंबल है बुक्स में वो ये है, पी प्रेशर एंड सबस्क्रिप्ट में इक्विवेलेंट प्रेशर, और इसका लिटरेचर में नाम है म्यू विस्कोसिटी, और सबस्क्रिप्ट में इसे लिखते हैं ईएफ। इसे कहते हैं इफेक्टिव टर्बुलेंट विस्कोसिटी। यानी देखिए दो टर्म्स का सम है ये, एक है नॉर्मल फ्लूइड जो जा रहा था लैमिनेट फ्लो में, और म्यू टाउ क्या है, ये भी विस्कोसिटी है, लेकिन उस एलिमेंट के लिए बेसिकली अगर आप इसे समझें, उस चीज के लिए ये विस्कोसिटी है जहां टर्बुलेंट फ्लक्चुएशंस आ रही हैं एडीज के अंदर। सो म्यू टी क्या है, एडीज में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनकी विस्कोसिटी है, जो वॉल के साथ लग रहे हैं, जो हाई रेनॉल्ड नंबर में मूव कर रहे हैं, और जो आपको पता है लार्ज एडीज होते हैं उनमें ये फिनोमिना ज्यादा होता है, स्मॉलर एंड स्मॉलर एडीज में लैमिनर बिहेवियर ज्यादा होता है। सो उनके लिए नॉर्मल विस्कोसिटी होती है। दैट इज वाई अगर आप फिजिकली म्यू प्लस म्यू टी को जज करें तो ये इफेक्टिव विस्कोसिटी है जो टर्बुलेंट फ्लो में शो हो रही होती है। ये सिंस 3 डायमेंशनल फिनोमिना, मैं आपको मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन इसकी समझा रहा हूँ। तो इसको डिराइव किया था फॉर्म को, ये जो अब आपके सामने आ गई है, जिसमें पी बार प्लस, ये इक्वेशन 3 जिसे कह रहा हूं मैं, तो इक्वेशन 3 डिराइव की थी, इक्वेशन 3 was derived by, I think इसकी करेक्ट स्पेलिंग है बोजिनेक, ओके। इसने ये डिराइव की थी और ये पहली अटेम्प्ट थी जिसमें वेरिएबल्स को आप देख रहे हैं, अब आपके पास वेरिएबल जो कि यू आई बार यू आई प्राइम यूजे प्राइम बार में 6 अननोन थे। अब कितने अननोन रह गए, अब देखें आप, अब ये 2 अननोन है, म्यू प्लस म्यू टाउ म्यू टी, और एक और अननोन कौन सा है, ये काइनेटिक एनर्जी आपकी अननोन है जो कि नॉर्मल कंपोनेंट से मिलकर बनेगी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में फिजिकली मॉडलिंग से आपको कोई फिजिसिस्ट बता दे, डेंसिटी तो आपको पता होगा कि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और टर्बुलेंट विस्कोसिटी आपको पता हो, तो आप बड़े इजीली, अब देखें नंबर ऑफ अननोन 6 नहीं रहे, अब नंबर ऑफ अननोन लेस हो गए। लेकिन आप मेरी एग्जांपल पे गौर करें, पिछले जो अभी ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं आपके पास अननोन बढ़ते जा रहे हैं। म्यू बार को सॉल्व करना था, म्यू बार स्क्वायर चाहिए था, म्यू बार स्क्वायर को सॉल्व करना है, म्यू बार क्यूब चाहिए। तो टर्बुलेंट फिनोमिना में नंबर ऑफ अननोन बढ़ते रहते हैं, ये एक इसका ड्रॉबैक है। लेकिन यहाँ आप देखें
आपने 6 अननोन से अपना हम चाह रहे थे कि हम इसे रिड ऑफ हो जाएं, उससे अवॉइड करने के लिए हमें म्यू टाउ या म्यू टी सॉरी एक और एक्स्ट्रा अननोन आ गया जिसको टर्बुलेंट विस्कोसिटी का नाम दिया गया, या इफेक्टिव विस्कोसिटी एक नई चीज आ गई है, और इक्विवेलेंट प्रेशर भी एक नई टर्म आ गई है। तो अगर इन टर्म्स में आपने इस इक्वेशन को लिखना है, बोजिनेक इक्वेशन को, ये है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन टर्बुलेंट फिनोमिना के लिए, लेकिन सिंस इसमें थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन हुई हुई है तो इसलिए मैं इसे P यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये इक्विवेलेंट है, और इसको लिटरेचर में कहा जाता है म्यू इफेक्टिव। ये इक्वेशन कहलाती है बोजिनेक इक्वेशन, जो कि नेवियर-स्टोक्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है, लेकिन एवरेज फॉर्म में भी है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए है, बट इसमें जो हमारे पास टर्बुलेंट स्ट्रेस या रेनॉल्ड्स स्ट्रेस कंपोनेंट्स थे उनको सिंप्लीफाई करके एक नई फॉर्म बनाई गई है। यहां से फिर हम आगे चलते हैं कि इसको मजीद कैसे और शॉर्टली सॉल्व किया जा सकता है। अगेन ये नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। तो ये एक टॉपिक था जो आपका आज कवर हुआ कि क्लोज कर सकें हम थोड़ा सा अननोन्स को। अब मजीद इससे फर्दर आगे चलते हैं कि इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है। अब हम चलते हैं होमोजीनियस की तरफ, जो हमने होमोजीनियस न्यूटोनियन फ्लूइड लिया था नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। ये मैं दोबारा वही लेक्चर आपके लिए ये ओपन कर रहा हूँ कि यहाँ पे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को, ये हेडिंग भी मैंने आपको बना के भेजी थी कि आपके पास नेवियर कॉशी थ्योरम था, कॉशी इक्वेशन थी, और उसके बाद डेरिवेशन हमने की थी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस की यूजिंग कॉशी थ्योरम एंड नेवियर इक्वेशन से। और यहाँ हमने सपोज किया था कि होमोजेनियस फ्लूइड होगा, आइसोट्रॉपिक फ्लूइड होगा, दिस एंड दैट। यहाँ पे हमने एक सपोजिशन तो कर ली है कि आपका आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक जो फ्लूइड फिनोमिना, फ्लूइड बिहेवियर है टर्बुलेंस का, वो होगा। नाउ वी आर imposing more simplified conditions के homogeneous turbulence होगी आपके पास, homogeneous turbulence। ये मैं पहले डेफिनेशन करवा चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। टर्बुलेंस कि होमोजेनियस टर्बुलेंस क्या होती है कि टर्बुलेंट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि टर्बुलेंट स्टैटिस्टिक्स से मुराद क्या है, टर्बुलेंस एवरेज वेलोसिटी हो गई, एवरेज टेम्परेचर हो गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई, जो भी आप एवरेज आउट ले रहे हैं टर्बुलेंट फिनोमिना में, these statistics या these expressions are invariant under translation। यानी अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं अपने एक्सिस की, जैसे बेसिक क्लासेस में होता है कि कैपिटल एक्स इज एक्स प्लस एच, कैपिटल वाई इज वाई प्लस के, अगर आप एक्सिस को ट्रांसलेट करते हैं देन यू सी दैट कि आपकी जो स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज हैं वो सेम रहती हैं, उसका आपके क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मोर ओवर एक चीज और देखें कि ये जो मैंने अभी बात आपको बताई है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने एक क्वांटिटी कैलकुलेट की। मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिख रहा हूँ दैट u1 ओके, u1 प्राइम, ये आपने कैलकुलेट कर ली। अब u1 प्राइम कहाँ कैलकुलेट किया आपने? आपने किया x1 पे, ओके या x1 पे, ओके x1 पे कॉमा t। मैं वन डायमेंशन, हालांकि ये जो टर्बुलेंट फिनोमिना है वन डायमेंशन नहीं होता, बट आप समझने के लिए इसे लिख लें कि x1 का फंक्शन है। अब आप सेम कैलकुलेशन करते हैं u1 की ही, ओके, और फ्लक्चुएशन, क्योंकि टर्बुलेंस में फ्लक्चुएशन होती है, और अब आप x1 पे नहीं करते, आपका x1 चेंज हो गया टू सम आई डोंट नो x1 प्लस k, ओके, आप जैसे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस करते हैं, कॉमा टी, चलें टी प्लस टी नॉट, इसको रहने दें फिलहाल, इसको रहने दें। तो क्या ये सेम होगा होमोजीनियस में? ये चीज सेम नहीं होगी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। होमोजीनियस टर्बुलेंस का मतलब ये है कि ये दोनों सेम होंगे एज फार एज एवरेज इज कंसर्न।
ये एवरेज फॉर्म में तो सेम होंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली हर पोजीशन हर पॉइंट पे सेम नहीं होंगे। हाँ, एवरेज लें दोनों का, ये सेम होंगे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट होमोजेनियस टर्बुलेंस के आपकी जो स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज हैं दे विल बी इनवेरिएंट और इंडिपेंडेंट अंडर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस in terms of average form. Okay, in terms of एवरेज फॉर्म में ये सेम होंगे, अदरवाइज ये सेम नहीं होंगे। ये अपने ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। ओके, तो ये है जी होमोजेनियस टर्बुलेंस की डेफिनेशन। अब आ जाती है आइसोट्रोपिक। दोबारा आ रही है, दोबारा बता देता हूं। आइसोट्रोपिक टर्बुलेंस मींस टर्बुलेंस स्टैटिस्टिक्स आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। ओके, डायरेक्शन, टर्बुलेंट स्टैटिस्टिक्स आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। कोई भी टर्बुलेंट स्टैटिस्टिक्स है, कैलकुलेट कर रहे हैं आप, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैथमेटिकली आप समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपके पास ये एक्सिस है। ओके, इसका नाम रख देते हैं x1, इसका नाम रख देते हैं x2 और इसका नाम रख देते हैं x3। यहां आपने कैलकुलेशन की है और वो कैलकुलेशन की को वैल्यू आई है। ओके, अब आप अपने एक्सिस को ट्रांसलेट करते हैं, सॉरी रोटेट करते हैं, राइट। सो रोटेशन में मैं कलर थोड़ा डिफरेंट करके बता रहा हूं। आपने रोटेट किया x1 को, वो ये बन गया जी। आपने रोटेट किया x2 को, वो ये बन गया, यानी किसी एंगल पे रोटेशन हुई है, और x3 ये बन गया। अब आपने अपनी कैलकुलेशन फाइंड आउट की है, यानी पहले u1 प्राइम था, सॉरी ये ब्लैक में था, पहले u1 प्राइम था वेलोसिटी का कंपोनेंट, और u2 प्राइम था, और तीसरा कंपोनेंट था u3 प्राइम। ओके, ये तीनों की को वैल्यू आई होगी। अब आपने जब आपने एक्सिस को रोटेट किया है, जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, रेड कलर में वेलोसिटीज की वैल्यू क्या आएगी? u1 प्राइम, ये रेड में आएगी, ये चेंज है, u2 प्राइम और u3 प्राइम। अब ये जो भी वैल्यूज आई हैं ये सेम होंगी, लेकिन अगेन दीज विल बी सेम इन टर्म्स ऑफ एवरेज। इनका एवरेज सेम होगा टोटल टर्बुलेंट फिनोमिना में, ये खुद सेम नहीं होंगी, इनका एवरेज सेम होगा। दिस इज नो, अगर ये सेम हो, दिस इज नोन एज आइसोट्रोपिक टर्बुलेंस। ओके, एक चीज और देख लें कि जब आप रोटेट करते हैं, अगर आपने आइसोमेट्री का टॉपिक पढ़ा हो या आइसोमेट्री पे कोर्स पढ़ा हो ज्योमेट्री पे, तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि जो आइसोट्रोपी का फिनोमिना है, इसमें हम ट्रांसलेशन को भी कवर अप कर लेते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ कि आइसोट्रोपिक का मतलब होमोजीनियस भी होता है, क्योंकि होमोजीनियस में होता है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, आइसोट्रोपी में होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो रोटेशन को किसी कंपोजिशन में ट्रांसलेशन के इक्विवेलेंट प्रूव किया जा सकता है। लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि आइसोट्रोपिक प्लस होमोजीनियस टर्बुलेंस का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस। तो मैं आपको एक लाइन यहाँ लिख के बता रहा हूँ कि हमेशा याद रखिएगा, होमोजीनियस टर्बुलेंस मे और मे नॉट बी आइसोट्रोपिक, लेकिन आइसोट्रोपिक टर्बुलेंस इज ऑलवेज होमोजीनियस। यहाँ लिख देता हूँ, आइसोट्रोपिक इज ऑलवेज, कि इनमें से कोई एक दूसरे का केस हो सकता है या नहीं, तो मैं लिख रहा हूँ इज ऑलवेज होमोजीनियस। क्योंकि आप देखें आइसोट्रोपी से इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप उससे डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट नहीं निकाल सकते। डायरेक्शन इंडिपेंडेंस से आप एक्सिस इंडिपेंडेंस निकाल सकते हैं। सो मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी आइसोट्रोपिक, तो ये याद रखिएगा।
ओके, तो सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फिजिकल ओरिजिन्स, एक था होमोजीनियस टर्बुलेंस और एक था आइसोट्रोपिक टर्बुलेंस। अब बात आ जाती है, अब देखिए हम वर्किंग किस पे कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन पे, ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन है, इसी को मजीद सॉर्ट आउट करना है हमने अभी तक इंपोज की है कंडीशन होमोजीनियस टर्बुलेंस की और आइसोट्रोपिक टर्बुलेंस की। अब हम एक कंडीशन और इंपोज करने जा रहे हैं, क्या, विस्कोसिटी पे, इसका अभी हमें नहीं पता। तो विस्कोसिटी के कितने ओरिजिन्स होते हैं या कहाँ से विस्कोसिटी आती है, ये आपको बेसिक क्लासेस से पता लगेगा। विस्कोसिटी शॉर्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि विस्कोसिटी आप जो अपनी बेसिक क्लासेस में पढ़ के आए हैं, दिस इज ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिटवीन डिफरेंट फ्लूइड लेयर्स, ट्रांसफर ऑफ molecular momentum between different layers fluid layers, different fluid layers। ओके, यानी आपने शायद ये पढ़ा होगा फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो जब फ्रिक्शन आती है जो डिफरेंट लेयर्स में, बेसिकली मोमेंटम ट्रांसफर ही हो रहा होता है डिफरेंट लेयर्स के दरमियान। तो ये आपकी बुक्स में इस तरह की डेफिनेशन विस्कोसिटी की लिखी हुई है, बिकॉज मैं इसको फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि ये म्यू इफेक्टिव क्या है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। एक तो ये डेफिनेशन है, एक और भी डेफिनेशन है विस्कोसिटी की, कुछ बुक्स में वो लिखी हुई है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ओके, कि क्या मतलब हुआ इसका, कि डिफरेंट लेयर्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, यानी जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये भी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान है। चलिए लिख देता हूं, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स, बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। ओके जी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो फ्लूइड की आपस में होती हैं, मॉलिक्यूल्स की, अगर वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं तब भी फ्रिक्शन पैदा होती है, और फ्रिक्शनल इफेक्ट को ही विस्कोसिटी कहा जाता है। और सेकेंडली ये होती है कि मॉलिक्यूल्स आपस में मोमेंटम को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब भी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान विस्कोसिटी क्रिएट होती है। हम किस चीज़ पे स्टडी करने जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक एन एनालॉजी ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम फॉर टर्बुलेंट फ्लक्चुएशन। देखिए जब टर्बुलेंस की फ्लक्चुएशन होती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को मोमेंटम इतना ज़्यादा एक्सचेंज करते हैं कि वो फ्लक्चुएट बहुत हाई स्पीड पे हाई रेनॉल्ड नंबर से कर रहे होते हैं। ये बार बार मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए कि टर्बुलेंट फिनोमिना क्या होता है, और इसलिए मैंने लेक्चर में शुरू में ये बताया भी है। जब आप ये पढ़ेंगे ये लेक्चर, ओके, तो आपको पता लगेगा स्टार्ट में कि ये सारी बातें मैंने रिपीट की हुई हैं कि फ्लक्चुएशन से आपके पास वेलोसिटी के फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट आते हैं, एवरेज कंपोनेंट आते हैं, दिस एंड दैट। सो नाउ अगेन कि हम किस चीज़ पे अपना फोकस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन एनालॉजी या फाइंड अ फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी बाय स्टडिंग मॉलिक्यूलर मोमेंटम फॉर टर्बुलेंट फ्लक्चुएशंस। क्योंकि टर्बुलेंट विस्कोसिटी है, ये जो म्यू इफेक्टिव है इसमें टर्बुलेंट विस्कोसिटी है, और हम इसी को स्टडी करने जा रहे हैं। So instead of molecular momentum, we may consider the exchange of momentum between, आप exchange of momentum या transfer of momentum between different layers आप कहते हैं, मैं यहाँ कहूँगा between ADs। क्योंकि देखिए हमारे पास ADs का कॉन्सेप्ट है हाई रेनॉल्ड नंबर में टर्बुलेंट फ्लो में, तो हम ये कहेंगे कि जो डिफरेंट ADs हैं उनके दरमियान जब मॉलिक्यूलर मोमेंटम का एक्सचेंज होता है तब फ्रिक्शन पैदा होती है, और तब ही हमारे पास विस्कोसिटी क्रिएट होती है। तो विस्कोसिटी की ये डेफिनेशन हमारे लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगेन लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम बिटवीन एडीज वी विल स्टडी एज, या एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन एडीज विल बी कॉल्ड विस्कोसिटी या टर्बुलेंट विस्कोसिटी, जिसे हमने नाम दिया। ओके, सो नाउ
एक चीज़ अब मैं आपको और बता दूं, क्योंकि मुझे डायग्राम से बताना पड़ेगा। या ओके, सो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि u प्राइम, ओके, u प्राइम v प्राइम ये ज़ीरो नहीं होता। ये ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है जनरली ये ज़ीरो हो। इसकी रीज़न क्या थी और ज्योमेट्रिकली क्या इसकी कोई डिस्क्रिप्शन है, मैं ये आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, शायद ये आगे यूज़ हो। उसके लिए आप एक चीज़ को स्टडी करें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्लूइड स्ट्रीम लाइंस हैं जिसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये सॉरी आपके पास ये एक ब्लैक से चलें, ठीक है, आपके पास फ्लूइड में लाइंस लेयर्स लिख रहा हूँ, ये एक लेयर है फ्लूइड की, ये सेकंड लेयर है, थोड़ा सा मैं होती नहीं है इतना फासला, लेकिन मैं आपको शो करने के लिए, ये सेकंड लेयर है, और ये फ्लूइड की थर्ड लेयर है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, तो ये थर्ड लेयर भी मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ लेयर 1, लेयर 2 और ये लेयर 3। ओके, अब आप देखें कि जो सेकंड लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी लिख देते हैं, ये वाई डायरेक्शन है। ओके, और वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट है आपको जो शो हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस शो हो रहा है। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जाती है लेयर्स की। इस लेयर की वेलोसिटी कंपेयर टू दैट लेयर कम है, इस लेयर की वेलोसिटी कंपेयर टू दैट लेयर ज्यादा है, तो ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? वाई डायरेक्शन में। फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, एक्स डायरेक्शन में फ्लो है, लेकिन जो ग्रेडियंट अकर कर रहा है वेलोसिटी के अंदर वो विद रिस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन अकर कर रहा है। ओके, तो अब देखें जब वाई डायरेक्शन में आप फ्लो को शो कर रहे हैं तो यहाँ वी प्राइम पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, यू वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, बिकॉज फ्लो आपका जनरली 3 डायमेंशनल होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेयर 2 में बात कर रहा हूँ मैं, लेयर 1 में नहीं, जब लेयर 2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स इन लेयर 2 इंटरैक्ट विद द टॉप लेयर, ये 1 लेयर से इंटरैक्ट करेंगे यहाँ पे, ये जरा आपने इसको मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट से सोचना है। जब इसके साथ इंटरैक्ट करेंगे और हमें पता है, ये पहले से हमें पता है कि फ्लूइड मॉलिक्यूल्स की जो लेयर 2 में है इनकी वेलोसिटी 1 लेयर से लेस है, जो मॉलिक्यूल्स लेयर 2 में है उनकी वेलोसिटी लेयर 1 से लेस है, बिकॉज वाई डायरेक्शन में ग्रेडियंट है वेलोसिटी का, हायर से लोअर में या लोअर से हायर में चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो लेयर 2 के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी लेयर 1 से लेस है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये इंटरेक्ट कर रहे हैं लेयर 1 के साथ, सो आफ्टर फ्लक्चुएशन, जो टर्बुलेंस में फ्लक्चुएशन आती है, यानी यूं जो आपके पास बड़ा इरेगुलर बिहेवियर आता है टर्बुलेंट फिनोमिना में, तो फ्लक्चुएशंस के बाद लेयर 2 के मॉलिक्यूल्स ट्राई करेंगे, ये इसको मोमेंटम ट्रांसफर होगी यहां से, इसके पास खुद के पास स्लो वेलोसिटी है, ये कोशिश करेगा कि इसकी वेलोसिटी भी कम हो जाए। ये जो लेयर 2 के मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्राई करेंगे कि लेयर 1 के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी रिड्यूस हो जाए। ओके, अब जब ये रिड्यूस करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी, तो जब ये लेयर 1 पे पहुंचेंगे और लेयर 1 के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो लाजमी बात है ये इसकी वेलोसिटी को कम करेंगे, क्योंकि उनके पास खुद के पास मोमेंटम कम है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी u प्राइम लेस होगी। ओके, यानी लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये अबव द लेयर वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन y पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, v बार पॉजिटिव है, तो u बार v बार क्या होगा? u बार v बार विल बी नेगेटिव। ओके, अब आप जरा नीचे आ जाए, आप यही फिनोमिना, इसी फिनोमिना को
स्टडी करें फॉर सम अदर डायरेक्शन, यानी आप अगर नीचे लोअर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यानी इससे लोअर लेयर पे, मैं इसे दूसरे कलर से करता हूँ, यही फिनोमिना इधर से इधर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा। जब मॉलिक्यूल्स लेयर 2 से लेयर 3 में आएंगे तो अगेन ये वेलोसिटी को ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेयर 2 की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू लेयर 3। तो जब ये नीचे आ रहे होंगे यू प्राइम, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस हम बात कर रहे हैं, यू प्राइम फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी दैट विल बी नाउ पॉजिटिव, ओके। और सिंस ये नीचे आ रही है लेयर, तो वी प्राइम बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, दैट विल बी लेस देन 0। सो अगेन जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे ये प्रोडक्ट, दैट विल बी अगेन नेगेटिव। यानी आपने देखा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से लेयर 2 के मॉलिक्यूल्स जब लेयर 1 से इंटरेक्ट करेंगे फ्लूइड में, तो लेयर 1 के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन सिंस अबव एक्स एक्सिस, सॉरी फॉर पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन वी प्राइम पॉजिटिव होता है, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली डाउनवर्ड आ जाएं आप, तो लेयर 2 के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा है, लेयर 3 के मॉलिक्यूल्स को ये की वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए रोल प्ले करेंगे। लेकिन जब आप डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वी प्राइम नेगेटिव होगा, अगेन इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। एक बात ये हो गई। सेकंड ये कि इसी सिनारियो को आप इस तरह समझें कि एक लेयर ये और एक लेयर ये और एक लेयर सिमिलरली ये। इस केस में क्या होगा, इस केस में जब अबव लेयर पे मॉलिक्यूल जाएंगे तो यहाँ तो वही फिनोमिना होगा जो पहले मैंने आपको बताया, यू प्राइम वी प्राइम विल बी क्या होगा, नेगेटिव। और डाउनवर्ड द लेयर क्या होगा, हाँ जी, डाउनवर्ड द लेयर क्या होगा, डाउनवर्ड द लेयर यू प्राइम वी प्राइम, अब ये नेगेटिव नहीं होगा, अब ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज जो सेकंड मिडल लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी लोअर मॉलिक्यूल से लेस है। जब लेस है तो यू प्राइम नेगेटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वी प्राइम भी नेगेटिव, दैट इज व्हाई यू प्राइम वी प्राइम विल बी पॉजिटिव। तो आपको पता है कोई एक फंक्शन हो जो अबव द एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो, बिलो द एक्स एक्सिस नेगेटिव हो, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां वो क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को, तो डेफिनेटली कोई एक पॉइंट आएगा जहां यू प्राइम वी प्राइम 0 हो जाएगा। सो यू प्राइम वी प्राइम, जिसे हम डायरेक्शनल इंडिपेंडेंस का नाम दे रहे हैं कि कहाँ यू प्राइम वी प्राइम 0 होगा, यू प्राइम वी प्राइम 0 कहीं होगा, दिस इज नोन एज that will be 0 when I not equal to j। अगर ऐसा हो जाए, यानी जब i j के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंस बेसिकली, कि जब i इक्वल j के इक्वल नहीं है तो u प्राइम v प्राइम 0 हो गया है। दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव आइसोट्रोपिक फ्लूइड। आइसोट्रोपिक फ्लूइड कैसे होते हैं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आइसोट्रोपिक फ्लूइड में फिनोमिना होता है डायरेक्शन इंडिपेंडेंस का, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। तो यू प्राइम वी प्राइम किन कंपोनेंट्स के लिए 0 नहीं हो सकता, ये कह ले चले आप। आइसोट्रोपिक फ्लूइड में किन कंपोनेंट्स के लिए 0 नहीं हो सकता, यू कैन से दैट u1 प्राइम v1 प्राइम, u1 प्राइम v2 प्राइम, ये 0 होगा आइसोट्रोपिक में। u1 प्राइम v3 प्राइम, ये 0 ये 0 नहीं होगा आइसोट्रोपिक में। u2 प्राइम v1 प्राइम, अब i और j बराबर नहीं है, सॉरी i और j, ये u1 प्राइम, यहां मैं यहां लिखता हूं, ओके, u1 प्राइम, यहां आपको ज्यादा समझ आएगी, u1 प्राइम, ओके, और u2 प्राइम, ओके। अब u i और j बराबर नहीं है लेकिन ये 0 होगा, किस सिचुएशन में, आइसोट्रोपिक, ये याद रखिएगा, हमेशा नहीं।
अगर ये हमेशा जीरो होगा फिर तो बात ही खत्म हो गई है। हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये वाली जो स्टडी कर रहे हैं मैट्रिसेस की, ये सेकंड ऑर्डर टेंसर की, फिर तो ये टर्म्स जो हैं ये जीरो हो जाएं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आइसोट्रॉपिक फ्लूइड में। सो आइसोट्रॉपिक फ्लूइड में क्या फिनोमिना होता है, U1 प्राइम U2 प्राइम विल बी जीरो, U1 प्राइम U3 प्राइम विल बी जीरो, U3 प्राइम U1 प्राइम विल बी जीरो, U3 प्राइम U2 प्राइम विल बी जीरो। ये चार कंपोनेंट जीरो होते हैं बिकॉज डायरेक्शन पे ये डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है। और आइसोट्रॉपिक के केस में, सिनारियो में, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर ये जीरो हो जाता है। एनीवे, नाउ यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क करने के लिए। सो आफ्टर दैट डिस्कशन देयर वाज अनदर अटेम्प्ट फॉर टर्बुलेंट फ्लो फिनोमिना कि मैथमेटिकल फॉर्म जो रेनॉल्ड्स एवरेजिंग नेवियर स्टॉक इक्वेशंस हैं, विच इज दैट दिस इक्वेशन विच ओके वी नेम दिस एज नंबर 4। सो इक्वेशन 4 को मजीद हाउ वी कैन मोर सिंप्लीफाई दैट, या इक्वेशन 3 जो प्रीवियस गुजरी है, हाउ वी कैन मोर सिंप्लीफाई दैट। वन अटेम्प्ट वाज गिवन बाय बोजिनेक। बोजिनेक ने क्या किया था, बोजिनेक ने ये जो टाउ आर था, रेनॉल्ड्स स्ट्रेस टेंसर था, इसको शॉर्ट किया और इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व किया। मोर ओवर वी कैन डू विद दैट टर्म, इस टर्म के साथ मजीद हम क्या कर सकते हैं, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म थी ये। सो दिस इज सेकंड, बोजिनेक खत्म हो गया यहाँ पे, और थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस फ्लूइड के बारे में। तो बोजिनेक के बाद एक और डिस्कशन हमारी स्टार्ट होगी विच विल बी नोन एज व्हाट, इसका नाम है प्रांडल मिक्सिंग। प्रांडल, ये प्रांडल ने क्योंकि किया था, साइंटिस्ट था तो इसी के नाम पे प्रांडल मिक्सिंग लेंथ। यहां से ये नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। ओके, सॉरी, प्रांडल मिक्सिंग लेंथ। ओके, तो इसने क्या किया था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दैट फिनोमिना टू स्टडी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है अगेन कि ये जो टर्म है इसका हमें नहीं पता। एक अटेम्प्ट बोजिनेक ने की कि इसको शॉर्ट कर दिया, सेकंड अटेम्प्ट जो की थी वो प्रांडल ने की थी, मैं इसको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो इससे भी पहले टॉपिक मैंने आपको बता दिया क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो थी, जो कि टेंसर था हमारे पास स्ट्रेस के लिए, टर्बुलेंट स्ट्रेस के लिए, जिसको टाउ आर का नाम दिया गया। इसको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। पहले हमने मॉडलिंग की और वो बोजिनेक ने की मैथमेटिकल मॉडलिंग की, और उसमें जो रेनॉल्ड स्ट्रेस टेंसर था उसे आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक फॉर्म में लिख दिया था। ये अभी बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर में। अब जो बात चल रही है वो ये है यूजिंग द एनर्जी कास्केडिंग फिनोमिना। जो एनर्जी कास्केडिंग फिनोमिना था, शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ वो क्या था। नेवियस टर्बुलेंट फिनोमिना में लार्ज एडीज हैं, जो आपका मैकेनिकल बिहेवियर है हाई रेनॉल्ड नंबर के लिए, एडीज बनते हैं। क्या करते हैं एडीज इन टर्बुलेंट फ्लो, हाई रेनॉल्ड नंबर की वजह से लार्ज एडीज टेक्स एनर्जी फ्रॉम द मीन फ्लो। जो फ्लो हो रहा होता है उससे एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी लेने के बाद वो पास करते हैं दैट एनर्जी टू द स्मॉलर एडीज। क्योंकि फ्लक्चुएट इरेगुलरली हो रहा होता है और कंटिन्यूस फिनोमिना होता है टर्बुलेंस का, कहीं गैप नहीं आता, कहीं स्टॉपनेस नहीं आती। लार्ज एडीज ने एनर्जी ली, एनर्जी लेने के बाद और ज्यादा एनर्जी लेने के लिए प्रीवियस एनर्जी रिलीज कर देते हैं, एनर्जी कास्केडिंग इसे ही कहते हैं। वो एनर्जी ऑक्यूपाई करता है स्मॉल एडी, उससे स्मॉलर एडीज एंड उससे स्मॉलर एडीज एंड सो ऑन। जो लार्ज एडीज होते हैं उन लार्ज एडीज का रेनॉल्ड नंबर हाई होता है, ये हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं मिड टर्म में। हाई रेनॉल्ड नंबर होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी हमने निकाली थी, उसकी एनर्जी भी हमने निकाली थी, और उसका टाइम भी हमने निकाला था। स्मॉलर एडीज के लिए भी हमने एप्सिलॉन जिसे नाम दिया था वो लेंथ भी कैलकुलेट की थी। तो ये एनर्जी कास्केडिंग फिनोमिना होता है। एंड दीज लार्ज रोटेटिंग स्ट्रक्चर जिसे हमने एडीज का नाम दिया था, ये क्या करते हैं, ये एनर्जी रखते हैं
एंड कंटिन्यू टू इवॉल्व एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू स्मॉलर एडीज, और ग्रेजुअली स्मॉलर एडीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये बात पहले भी हो चुकी है, मैंने अभी भी आपको दोबारा वर्ड्स में एक्सप्लेन भी कर दी है। स्मॉलर एडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनर्जी कास्केडिंग मैकेनिज्म। पहले भी ये पीडीएफ में मैंने आपको सेंड किया हुआ है। ओके, तो एक चीज यहाँ पे आप याद कर लें कि लार्ज एडीज की फॉर्म में पार्शियल यू बार ओवर पार्शियल वाई, ओके, ये है ग्रेडियंट, इसे ग्रेडियंट कहते हैं वेलोसिटी में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। किस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू वाई, ग्रेडियंट है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, सो इसको कहते हैं फिजिकली, अगर आपको नहीं भी पता, वैसे पता होना चाहिए, ग्रेडियंट इन एवरेज, एवरेज को ऐसे लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी। ओके ओके, नाउ हमने इक्वेशन जो डिराइव की थी जिसमें म्यू प्लस म्यू टाउ था, यानी म्यू इफेक्टिव था बेसिकली, ये वो इक्वेशन नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर है ये इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, 3 कहें, ये चले 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है। और इससे पहले हमने एक इक्वेशन डिराइव की है, उसका नाम नंबर, मैं एक नंबर देख लूं, दिस इज ओके माइनस रो यू आई, यही टर्म है। ओके, बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि ये माइनस रो यू आई प्राइम यू जे प्राइम बार, फिजिकली ये क्या है, फिजिकली ये आपके पास फ्लक्चुएशन है, ओके, टर्बुलेंट फ्लक्चुएशन है, और स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस, टर्बुलेंट स्ट्रेस है, और फ्लक्चुएशंस को आप नाम देते हैं यू प्राइम का, राइट। ग्रेडियंट इन द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि देखें आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं टर्बुलेंस में, एवरेज वेलोसिटी के अलावा कोई बात नहीं करते। ग्रेडियंट में, टर्बुलेंस में एवरेज वेलोसिटी जो चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, वो ये हो रही होती है कि जैसे जैसे आप वाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इस वक्त आपको समझाने के लिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ले रहा हूं, लेकिन वैसे टर्बुलेंट 3 डायमेंशनल होता है, तो इसलिए मैंने ये पार्शियल यू बार ओवर पार्शियल वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी टर्म्स नहीं लिखे। ये ग्रेडियंट है वेलोसिटी में, और यू प्राइम आपकी फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है। फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी लार्ज एडीज में होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है, वी डोंट नो इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, या क्या आप फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर आप फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो बेसिकली आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमारा टास्क भी ये है प्रांडल मिक्सिंग से हम ये कैलकुलेट कर सकें यू आई प्राइम यू जे प्राइम बार, ये हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। प्रांडल ने इस पे काम किया था, और प्रांडल ने ये कहा था कि जो फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है, देखिए अगेन ये एक्सपेरिमेंटल है, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और परफॉर्म करने के बाद, अजान हो रही है, प्लीज 2 मिनट वेट कीजिएगा। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि यू प्राइम अगर हमें पता लग जाए कि कैसे फाइंड आउट होगा टर्बुलेंट फिनोमिना में, टर्बुलेंट फ्लो में, तो बेसिकली हम ये कैलकुलेट कर सकेंगे। प्रांडल ने इस चीज पे काम किया था, प्रांडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, मॉडलिंग के एक्सपेरिमेंट से मॉडलिंग की टर्बुलेंट फिनोमिना की, कंप्यूटराइज्ड, और उसके बाद फिर ये जज करके बताया कि यू प्राइम को अगर आप कैलकुलेट कर सकें किसी वे में, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया कि यू प्राइम यू आई प्राइम यू जे प्राइम क्या है, और इसके फिर बाद में आप एवरेज ले लेंगे। तो मैं इस चीज को लिखता हूं ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, इक्विवेलेंटली हम लिखते हैं इस चीज को, और इसका सिंबल था टिल्डा, ये
ओके सॉरी ये, सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ u प्राइम जो फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है, प्रांडल ने ये कहता है कि आफ्टर परफॉर्मिंग many experiments that will be equivalent। अच्छा ये है डायमेंशनल आर्गुमेंट। आप देखें कैसे टर्बुलेंट फिनोमिना में टर्बुलेंट बिहेवियर की गवर्निंग इक्वेशन को टैकल किया जा रहा है। बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको यूज करते हुए एक्सपेरिमेंटल वर्क को अलाइन किया जा रहा है। अब देखिए पार्शियल u और पार्शियल y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सॉरी डायमेंशंस क्या है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेलोसिटी है, चाहे फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है लेकिन है तो वेलोसिटी, u बार भी वेलोसिटी है। एक चीज है जो डिवाइड हो रही है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें किसी चीज से जो इसको कट कर दे तो ये वेलोसिटी के यूनिट्स हो जाएंगे। तो प्रांडल ने ये काम किया कि इसको मल्टीप्लाई किया मैथमेटिकली एक क्वांटिटी से जिसका नाम दिया lm। इसको कहते हैं मिक्सिंग लेंथ। ये लेंथ अभी तक अननोन है, इसकी बाय द वे डेफिनेशन भी अभी तक अननोन है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं ये करती क्या है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। lm इज द इक्विवेलेंट लेंथ। कौन सी लेंथ है? दैट दिस इज द लेंथ ओवर विच वन एडी हैज इंटरेक्टेड विद अनदर एडी। यानी वो एडीज जो टर्बुलेंट फिनोमिना में प्रांडल ने कंप्यूटर ग्राफिक्स से मॉडलिंग से देखा कि एक लार्ज एडी स्मॉल एडी बन रहा है, एक स्मॉल एडी और स्मॉल एडी बन रहा है, एनर्जी कास्केडिंग फिनोमिना हो रहा है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया एक एडी से दूसरे एडी की जो इंटरेक्शन है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था इंटरेक्शन से विस्कोसिटी क्रिएट हो रही है बिकॉज मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है। अगर एक एडी दूसरी एडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और लार्ज एडी स्मॉल एडी को एनर्जी कास्केड कर रहा है तो लार्ज एडी और स्मॉल एडी के दरमियान एक लेंथ का गैप होगा और वो मिक्स भी हो रहे होंगे, इसलिए इसे नाम दिया मिक्सिंग लेंथ का। मैं यहां लिख देता हूं वेयर lm इज द मिक्सिंग लेंथ। मिक्सिंग लेंथ क्या है? द लेंथ या गैप कह लें ओवर विच वन एडी हैज इंटरेक्टेड विद सम अनदर एडी, यानी लार्ज एडी कह लें विद इंटरेक्टेड विद स्मॉल एडी, तब भी बात ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कराई थी प्रांडल ने। ओके अब देखिए आप दोनों के डायमेंशंस को जरा कैलकुलेट करें। लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है, राइट साइड पे भी वेलोसिटी है। अब u प्राइम ये कैलकुलेट हो गया और देयर इज नो क्लू दैट हाउ lm वेरीज। अब ये नहीं पता कि lm किससे वेरी करती है, यानी टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं है जिससे हमें ये पता लग सके कि lm कब वेरी करेगी या lm किस चीज का फंक्शन है, वी डोंट नो। फिलहाल एक्सपेरिमेंट से हमने ये थोड़ा सा फॉर्मूला डिराइव किया। ओके प्रांडल ने हाइपोथाइज किया, ये हाइपोथेसिस ही है, एक और हाइपोथेसिस उसने किया प्रांडल hypothesized what that उसने ये हाइपोथेसाइज किया, मान लें कि फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी जो u डायरेक्शन में है और फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी जो v डायरेक्शन में है ये भी आपस में ऑफ द ऑर्डर ऑफ है, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट हैं, अप टू सम मैग्नीट्यूड, अप टू सम ऑर्डर कह सकते हैं। u प्राइम इज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय v प्राइम या v प्राइम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय u प्राइम। हालांकि है दोनों वेलोसिटीज, वो कांस्टेंट क्या होगा वी डोंट नो, वो कांस्टेंट क्या है, लेकिन उसने कहा ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ है। तो हम जरा स्टडी को लेके चलते हैं। अगर ऐसा हो जाए देन दिस इंप्लाइज दैट प्रांडल का हाइपोथेसिस हम यूटिलाइज करें तो क्या होता है। अब ये भी उसने कहीं ग्राफिकली देखा है कंप्यूटराइज के कुछ पोर्शंस ऐसे आते हैं जहां फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी u डायरेक्शन में और v डायरेक्शन में सिमिलर हो जाती है। उसके बाद उसे लगा कि ये सिमिलर हो जाती है या अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे का मल्टीपल हो जाते हैं, तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ अगर कैलकुलेट करके हम ये टर्म निकालें, कौन सी भला, ये वाली, तो ये क्या बनेगी, मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे, दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ देखें यू आई प्राइम आपने निकाल लिया, अब यू आई प्राइम नहीं यू प्राइम कह लें हम, यू आई यू जे अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे, यू प्राइम वी प्राइम दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रो। ओके रो, देखिए u प्राइम का ऑर्डर है
ये v प्राइम का भी ये है, तो फिर क्या जवाब आएगा? किसी भी डायरेक्शन में यू आई, आई को कुछ भी आप कह लें, जे को कुछ भी कह लें, दीज आर हैव सेम डायरेक्शन। और मान लें हम एक ही डायरेक्शन में भी बात कर रहे हैं, यू आई स्पेसिफिक आई और यू जे स्पेसिफिक जे में, तो यू प्राइम कैन बी फाइंड आउट बाय पार्शियल यू बार बाय पार्शियल वाई एल एम। वी प्राइम भी आप देखें ना, यू आई को यू कह लें और यू जे को वी कह लें, तो क्या जवाब आएगा यहाँ से? दैट विल बी रो पार्शियल यू रो एल एम स्क्वायर, रो एल एम स्क्वायर, एल एम स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा ये क्वांटिटी का स्क्वायर। अब देखिए दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, आप एवरेज लें ना लें, ये एवरेज फॉर्म में ही है, बिकॉज रो कांस्टेंट है, एल स्क्वायर का एवरेज एल स्क्वायर ही होगा, और यू बार का स्क्वायर है तो इसका एवरेज भी, तो ये एवरेज फॉर्म में ही है, बेसिकली इसमें एवरेज और लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म बन जाएगी यू आई प्राइम यू जे प्राइम की। ओके, अब मजीद आगे चलते हैं इस हाइपोथेसिस को यूज करते हुए, और इस टर्म को, ये जो हमारे पास नजर आ रही है, इसको हम लिखना चाह रहे हैं, वी वांट टू राइट बेसिकली, ये प्रांडल ने किया था, दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ सम क्या? विस्कोसिटी। हम चाह रहे हैं ये किसी विस्कोसिटी के तौर पे नजर आए, कुछ विस्कोसिटी, यानी पार्शियल यू बार बाय पार्शियल वाई की फॉर्म में नजर आ जाए, इन टर्म्स ऑफ, मैं सम काट देता हूं, विस्कोसिटी भी मैंने बता दिया है आपको, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग म्यू टी, बिकॉज ये काम किया था बोजिनेक ने, हम उसी तरफ जा रहे हैं, टर्बुलेंट विस्कोसिटी लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, म्यू टी मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। यही काम बोजिनेक ने अभी किया, मैंने आपको समझाया। अब अगर ये इस फॉर्म में लिखी जा सके तो आपको ये बताना है म्यू टी क्या होगा। ये बहुत आपको मैं बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर ये इस फॉर्म में लिखा गया है तो आपको ये बताना है कि म्यू टी क्या होगा। म्यू टी की अभी कोई डेफिनेशन नहीं आ रही, सिंस म्यू टी हैज टू बी पॉजिटिव, हमें ये पता है कि म्यू टी को पॉजिटिव रखना है, हम जानते हैं कि क्योंकि म्यू टी टर्बुलेंट विस्कोसिटी है, तो ये ऑब्वियस है, मैथमेटिक्स को यूज करते हुए प्रांडल ने ये काम किया कि इस चीज को लिख दिया ऐसे। ओके, सॉरी, या ओके। अब हमें नहीं पता कि ये क्वांटिटी क्या हो सकती है, लेकिन रो एल एम स्क्वायर म्यू पार्शियल यू बार ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंटली एज दिस। सेम यही चीज आएगी, रो एल एम स्क्वायर। इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं, जो जिसका स्क्वायर लिया गया है, अगर कोई चीज पॉजिटिव है आप उसे लिख सकते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ दैट क्वांटिटी। मॉडुलस की कमांड यहाँ पे मॉडुलस की कमांड नहीं है यहाँ, लेकिन मे बी यहाँ होगी, नहीं है। यस, मॉडुलस की कमांड है ये। ओके, तो ये मॉडुलस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि म्यू टी पॉजिटिव है और म्यू टी को ही लाना चाह रहे हैं हम, तो जो चीज पॉजिटिव है उसे लाना भी चाह रहे हैं, और एक चीज है ही खुद स्क्वायर में, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ? ऐसे लिखने का फायदा ये हुआ कि अगर हम ऐसे लिख दें तो दैट इज नोन एज, कौन सी टर्म विस्कोसिटी कहलाएगी?
ये चीज विस्कोसिटी या जिसको हम बात कर रहे हैं म्यू, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जी, म्यू टी कैन बी रिटन एज ऑफ द ऑर्डर ऑफ व्हाट, ऑफ द ऑर्डर ऑफ रो। देखिए आप एक चीज माइंड में रखिएगा, इस चीज को हमने लिखना है ऐसे, तो बताएं ये चीज क्या होगी। अब जाहिर सी बात है अगर आपने इसे इक्विवेलेंटली लिखना है तो रो lm स्क्वायर पार्शियल u बार ओवर पार्शियल y एक साथ ले लें प्रोडक्ट के तौर पे, तो ये चीज म्यू टी के ही बराबर होगी। तो ये चीज एज इट इज वैसे ही आएगी और साथ में एक टर्म पार्शियल u बार y पार्शियल u बार ओवर पार्शियल y की फॉर्म में होगी। मैं मॉड में क्यों लेके आया हूं, बिकॉज मुझे पता है कि विस्कोसिटी को पॉजिटिव रहना है, दैट इज वाई मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया दो टर्म्स में और एक को मैंने कह दिया विस्कोसिटी के साथ। अब देखें अगर आप इसे लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ दिस तो आप बता सकते हैं म्यू टी क्या है, ये प्रांडल ने किया था। म्यू टी बेसिकली ये है, ये फॉर्मूला बन गया जी म्यू टी का। तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इंप्लाइज दैट। सो ये म्यू टी यानी कि टर्बुलेंट विस्कोसिटी का फॉर्मूला प्रांडल ने दिया, और हमें पता है कि हम डायनामिक विस्कोसिटी की बात भी करते हैं। तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या होगी, डायनामिकल विस्कोसिटी होगी आपके पास, इसको न्यू से बेसिकली नॉमिनेट करते हैं जो कि ग्रीक लेटर है, न्यू टी, डायनामिक टर्बुलेंट विस्कोसिटी दैट विल बी म्यू टी जो कि कैलकुलेट हुई है और डिवाइडेड बाय रो, ये आपकी डायनामिकल विस्कोसिटी होगी। तो ये टर्बुलेंट ने काम किया प्रांडल मिक्सिंग को यूज करते हुए, और एक और हाइपोथेसिस यूज किया उसने कि u प्राइम v प्राइम सेम ऑर्डर के होंगे। ये करते हुए उसने विस्कोसिटी की फॉर्म निकाल ली और जो प्रांडल मिक्सिंग लेंथ थी उसकी फॉर्म भी निकाल ली। अब आ जाता है इस चीज को अप्लाई करना, और इस चीज को अप्लाई करने के बाद इक्वेशन में सॉल्व करना। तो ये कैसे करेंगे हम, इसके लिए सारे फ्लूइड फिनोमिना में एक और प्रांडल ने ही काम किया। प्रांडल ने ये कहा कि डायनामिकल विस्कोसिटी ये होगी और टर्बुलेंट विस्कोसिटी ये होगी। उसके बाद प्रांडल ने ये कहा कि u प्राइम v प्राइम सेम ऑर्डर के होंगे। उसके बाद प्रांडल ने ये कहा कि टर्बुलेंट फिनोमिना जो कि अकर कर रहा है आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी है, हाई रेनॉल्ड नंबर है, दिस एंड दैट। अब आप इस चीज को माइंड में रखें और जो मैं बताने लगा हूं नेक्स्ट सेंटेंस उसको भी माइंड में रखिएगा कि फॉर एग्जांपल जो भी फ्लो होता है, आप जो भी फ्लोज फिजिकल फ्लोज फ्लूइड डायनामिक्स में ऑब्जर्व करते हैं, तो वो फ्लूइड फिनोमिना कहाँ हो रहा होता है, या तो दो वॉल्स के दरमियान हो रहा होता है या सिलेंडर के दरमियान हो रहा होता है, कोई चैनल फ्लो होता है, हमें नहीं पता चैनल क्या है लेकिन होता है कोई इस तरह का ना। फॉर एग्जांपल अगर दो वॉल्स के दरमियान फ्लो अकर कर रहा है तो यहाँ ये सारा टर्बुलेंट है जी, या फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटीज हैं, दिस एंड दैट सो ऑन चलता जा रहा है। ये हाई रेनॉल्ड नंबर है, वो जो ट्यूब फिनोमिना हमने किया था वो अपने माइंड में रखें जो रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट था। अब वो जो वॉल्स हैं ये वॉल्स, ये वाली जो वॉल्स हैं, ये जो मैंने ब्लैक पे हाईलाइट की हैं, ये वॉल्स सपोज कर लें कि ये स्मूथ है। अगर ये स्मूथ नहीं है ना, अगर इनमें रफनेस है, तो रफनेस की वजह से आप देखें कहीं अगर आपने ऑब्जर्व किया हो किसी टनल में पानी जा रहा हो, अगर उसकी वॉल्स रफ हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहाव भी पानी का ज़्यादा होता है और वहाँ से जो फ्लूइड का फ्लक्चुएशन होती है वो भी ज़्यादा होती है। अगर ये वॉल्स इसकी रफ हैं और बहुत ज़्यादा खुरदरी टाइप की हैं तो यहाँ से फ्लूइड बिहेवियर और ज़्यादा टर्बुलेंट हो जाएगा, पहले ही इतना ज़्यादा टर्बुलेंट है और ज़्यादा यहाँ से टर्बुलेंट फिनोमिना अकर करेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं ऐसा टर्बुलेंट फिनोमिना, प्रांडल ने ये सपोज किया कि जिसमें वॉल्स आपकी स्मूथ हो, यहाँ से जब फ्लूइड पास करे तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम ना है, बड़ा स्मूथली पास कर जाए। तो अगर यहाँ स्मूथ होगा ये वॉल्स और फ्लूइड की लेयर जो यहाँ इकट्ठी हो रही होंगी, अगर आप ज्योमेट्रिकली इसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पे स्मूथ वॉल्स पे टर्बुलेंट फिनोमिना लिख के ज़रा सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लैमिनर फ्लो बिहेव कर रहा होता है। फ्लूइड का जो बिहेवियर होता है वो लैमिनर हो जाता है वॉल्स के करीब करीब। जितना जितना वॉल से दूर जाते रहेंगे
उतना टर्बुलेंट फिनोमिना और ज़्यादा होता रहेगा। ये एक्सपेरिमेंटल है। मैं इसकी एग्जांपल आपको कैसे समझा रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ कि आपके पास ये जो वॉल्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव पावर होती है लेयर्स के दरमियान, तो ये एक दूसरे को स्लो डाउन कर रहे होते हैं। इसे बुक में नाम दिया गया है कि क्या कहते हैं, डैम्पिंग फैक्टर होता है। जो टर्बुलेंट फिनोमेना होता है वो डैम्पन आउट हो रहा होता है। जब ये डैम्पन आउट हो रहा होता है तो यहाँ पे हमें लैमिनर बिहेवियर नजर आ रहा होता है। तो ये सारी डिस्कशन थ्योरेटिकल है और मैथमेटिकली भी है कि आपके पास यहाँ पे जो फ्लूइड बिहेवियर है टर्बुलेंट नहीं लैमिनर के तौर पे नजर आ रहा होता है, वेरी क्लोज टू द वॉल। ओके, सो मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ गवर्निंग इक्वेशन निकालने के लिए, नियर वॉल velocity derivation in turbulent flow। यानी टर्बुलेंट फ्लो है नियर वॉल या वेरी नियर वॉल आप निकालना चाह रहे हैं। सो अगेन मैं इस चीज को कंक्लूड कर रहा हूं, वी हैव टू कीप इन माइंड दैट no matter the flow is turbulent, but very close to the wall flow is always laminar, very close to the wall flow is always laminar। Now we will try to develop a picture of velocity profile close to the wall। हम चाह रहे हैं velocity कैसी है very close to the wall, ये बात याद रखिएगा। हम ये in the turbulent flow हम ये काम करने जा रहे हैं और ये एंगल हमें स्टडी करने का दिया था प्रांडल मिक्सिंग में। तो सिंस वॉल्स आर एक्सीलेंट डैम्पर्स, वॉल्स कब एक्सीलेंट डैम्पर्स होती हैं टर्बुलेंट फ्लो की, जब वो बहुत स्मूथ हो। सो एडहेरिंग टू द, इसे कहते हैं एडहेरिंग टू द वॉल। एडहेरिंग का मतलब होता है वेरी वेरी नियर टू द वॉल, जो फ्लूइड की लेयर्स फ्लूइड वॉल के साथ होती हैं। टू दैट द फ्लो इज ऑलवेज लैमिनर एंड टर्बुलेंट बिहेवियर इज फेल्ट अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से जितना दूर जाते रहेंगे टर्बुलेंट फ्लो उतना महसूस होगा। दिस इज ए वेरी क्वालिटेटिव पिक्चर, ये जो मैंने आपको बताई है बहुत क्वालिटेटिव है, बट क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटेटिव मीन्स मैथमेटिकली कोई इसकी डिस्क्रिप्शन है, तो क्वांटिटेटिवली हम इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कैसे हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। फर्स्टली वेरी वेरी क्लोज टू द वॉल ओवर अ वेरी वेरी थिन लेयर। आप ये सपोज करें कि आपका जो फ्लूइड है उसकी बहुत सी थिन लेयर यहाँ पे है और वेरी क्लोज टू द वॉल है, तो वहाँ स्ट्रेस क्या होगा ये भी हमें नहीं पता, तो ये हम अभी यहाँ लिखेंगे। मैथमेटिकली इसे कहते हैं वॉल शेयर स्ट्रेस। ये पहले भी बात आ चुकी है लेकिन मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ टाउ, और यहाँ पे लिख देते हैं वॉल। इसे कहते हैं वॉल शेयर स्ट्रेस। वेरी क्लोज टू द वॉल जो लेयर है उसका स्ट्रेस किस तरह दिखेगा, वॉल शेयर स्ट्रेस at wall is given by laminar behavior। ये लैमिनर बिहेवियर से मिलता है हमें, टर्बुलेंट नहीं होता, वेरी क्लोज टू द वॉल। और लैमिनर बिहेवियर में वॉल शेयर स्ट्रेस टाउ वॉल जिसे आप नाम दे रहे हैं, किस चीज से पता लगता है, ये पता लगता है हमें वेलोसिटी से। वेलोसिटी बताती है कि वॉल शेयर स्ट्रेस क्या है, वेरी क्लोज टू द वॉल। तो इसका फॉर्मूला है लैमिनर फ्लो के लिए टाउ वॉल इज इक्वल टू, या ऑफ द ऑर्डर ऑफ, चले ऑफ द ऑर्डर ऑफ रो, और ये भी सिंपली डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं। रो यू वेलोसिटी है आपकी, यू टर्बुलेंट वेलोसिटी है, तो मैं इसलिए यू टाउ ही लिख रहा हूं यहाँ पे। ओके, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर। ओके, ये आपके पास है। अब ये वेलोसिटी और डेंसिटी की यूनिट्स आपस में कंपेयर करें तो स्ट्रेस का यूनिट निकल आएगा। वेलोसिटी और ये रो डेंसिटी के यूनिट्स को, ये डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करें, वेलोसिटी का स्क्वायर, तो ये बेसिकली स्ट्रेस के
यूनिट्स निकलेंगे। दैट इज वाई ये डायमेंशनल आर्गुमेंट की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अब इसी केस के लिए यू टाउ ऐसा नहीं होगा, ये जो वेलोसिटी आपको लग रही है टाउ, ये वेलोसिटी वॉल के करीब करीब है। तो अगर आपको टाउ वॉल पता है, यानी कि स्ट्रेस एट द वॉल पता है, तो आप ये लिख सकते हैं क्या, इसका फॉर्मूला मैं इंप्लाइज ऐड करके लिख देता हूँ, यहीं से डिराइव हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू या ऑफ द ऑर्डर ऑफ टाउ वॉल डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर रूट, यानी यहीं से आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था, वेरी क्लोज टू द वॉल लैमिनर बिहेवियर होता है, और लैमिनर बिहेवियर की वजह से आपके पास जो पिक्चर आती है वो बहुत ज़्यादा लैमिनर होने की वजह से टाउ वॉल या शेयर स्ट्रेस एट द वॉल ये होता है। तो ये लास्ट मिनट है, मीटिंग एंड हो जाएगी, मैं दोबारा कॉल करता हूँ आपको।